सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट एज वेल ऑफ द चैप्टर. द राज्यसभा कैनॉट बी डिज़ोल्व. मैंने पहले भी आया है कि जो जैसे लोकसभा का 5 years का टेन्योर होता है एंड आफ्टर एवरी 5 years it has to be dissolved and the new government has to be formed and I mean with the help of the election, जनरल इलेक्शन. लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है. ये परमानेंट बॉडी है लाइक अमेरिकन सीनेट. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर. एवरी सेकेंड ईयर मतलब जैसे मान लो आज कोई को चूज़ मतलब इलेक्ट किया गया है तो सेकेंड ईयर का एंड में उसको रिटायर होना पड़ता है. मतलब 2 साल तक वो रह सकता है, फिर नया जो है मेंबर का को इलेक्ट किया जाता है. सो इट मीन्स मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हैव अ 6 year टर्म. तो उन लोग का 6 year का टर्म होता है. मतलब 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स, मैंने सबको ही नहीं 1/3 सॉरी मैंने 1/3 मेंबर जो है हर सेकेंड ईयर में उसका रिटायरमेंट होता है. तो इसका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो देखता है, चेयरपर्सन होता है, वाइस प्रेसिडेंट पीछे आया था ना, वाइस प्रेसिडेंट देखता है उसको. तो इन द राज्यसभा ही हैज़ नो राइट टू वोट एक्सेप्ट टू ब्रेक. इसे पढ़ लेना अपने से. राज्यसभा इलेक्ट करता है डेप्यूटी चेयरमैन को और ये जो चेयरमैन है ये मीटिंग को देखता है, प्रिसाइड ओवर करता है ना. और कोरम तो हमको पता है कि कितना मेंबर मिनिमम रहेगा जिससे कि मीटिंग स्टार्ट किया जा सकता है. मैंने अगर उससे एक भी मेंबर कम रहेगा, लोकसभा में 55 मेंबर्स देखे हैं तो वही चीज़ है ये भी. सैलरी अलाउंसेस क्या क्या मिलेगा एमपीज़ को, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. सैलरी क्या होगा, अलाउंसेस क्या होगा एमपीज़ का वहाँ पे, ये सब है उसको. और नीचे जा रहे हैं तो दूसरा में चला आ रहा है. दिस इज़ द प्रॉब्लम. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट. अब लोकसभा का भी हो गया और राज्यसभा का भी हो गया. अब हम पढ़ेंगे कि पावर्स क्या क्या होता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट. अभी के पहले क्या पढ़े थे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना. और लोकसभा का फॉर्मेशन पढ़े हम लोग, लोकसभा का एमपीज़ को क्या अलाउंस मिलता है, कोरम क्या होता है. लोकसभा का पढ़े, राज्यसभा का पढ़े. अब यूनियन पार्लियामेंट का हम पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में वी विल स्टडी. तो ये मल्टी फंक्शन इंस्टीट्यूशन है, इसमें सब तरह का लॉ मेकिंग बॉडी है. ऐसे तो सारा लॉस कॉन्स्टिट्यूशन में बनता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है लॉस बनाने के मामले में, क्योंकि बताया ना कि कोई भी लॉज वगैरह ये पास करती है तो मतलब पार्लियामेंट के लोकसभा में पास होती है, फिर राज्यसभा में पास होती है. तो इट हैज़ गॉट दिस काइंड्स ऑफ पावर्स. It was quite in harmony with true spirit democracy because members of Lok Sabha are elected directly by people. तो ये ट्रू मैंने डेमोक्रेसी ही इसका मेन हार्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी मैंने प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी. डेमोक्रेसी मतलब पीपल ऑफ अ कंट्री इलेक्ट देयर हेड, मैंने इलेक्ट देयर जो भी अपना प्राइम मिनिस्टर सीएम जो भी उसको इलेक्ट करती है तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. तो लोकसभा भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है भारत की. और ये लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है. लेकिन राज्यसभा में तो ऐसे इलेक्शन नहीं होता है ना, ये तो एमपी लोग ही उसको चुनते हैं. तो मैंने लोकसभा का जो मेंबर्स है इलेक्टेड बाय पीपल, बट राज्यसभा द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द एमपीज देमसेल्व्स, वही उन लोग को चुनते हैं. अब लेजिस्लेटिव पावर, पहला लेजिस्लेटिव पावर है जिसमें लॉज बनाने की बात आती है कि कैसे वो लोग लॉज बनाता है. ठीक है ना, लॉज बनाता है कि क्या लॉज बनेगा, क्या लॉज नहीं बनेगा. तो ये सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल अलग अपना बनाता है, स्टेट अपना अलग बनाता है. और कभी कभी स्टेट लॉज को भी सेंटर बनाता है. ये क्या है, रेसिड्यूअरी पावर्स. तो रेसिड्यूअरी पावर्स इट मीन्स इट कैन मेक लॉज
with respect to all those matters which are not mentioned in any of the three list, union list, state list और concurrent list. मतलब जो है ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई लॉ जो कि यूनियन लिस्ट में भी नहीं आता हो, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता हो और दोनों की लिस्ट में भी नहीं आता हो, तो वैसा कोई लॉज जो है वो यूनियन बना सकता है, मैंने लोकसभा बना सकता है. फिर आता है मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट. अच्छा, ऐसे मैटर्स जो स्टेट के लिस्ट में आते हैं, मैंने बताया ना कि इमरजेंसी के समय ऐसा कुछ लॉज होते हैं जो यूनियन बना सकता है, मतलब लोकसभा बना सकता है, उसको पार्लियामेंट बना सकता है. अच्छा, व्हेन राज्यसभा passes a resolution by 2/3 majority that a subject in state list has assumed national importance. और अच्छा, जब इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है स्टेट के लिए, कोई भी स्टेट में अगर कहीं इमरजेंसी है, जैसे अभी कोरोना का इमरजेंसी है, तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, उसको पूरा छूट है. तो इन फॉलोइंग केसेस में जब राज्यसभा उसको, मैंने कहा ना तुमको, दोनों हाउसेस में कोई भी जब रूल बनता है, कोई लॉ बनता है, तो दोनों हाउसेस में वोटिंग होती है उसके लिए, और उस वोटिंग में अगर आधा से ज़्यादा, मैंने 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी अगर वोट आ जाता है हाँ में, तो वो बिल पास हो जाता है, और अगर 2/3 ना में आ जाता है तो वो बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है उस लॉ को. तो अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाता है उसको एंड इन द स्टेट लिस्ट, तो फिर वो नेशनल इम्पोर्टेंस का हो जाता है, मैंने वो पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकती है. व्हेन 2 or more states desire that parliament should legislate on a subject given in the state list. अब मान लो कि कोई ऐसा लॉ है जिसके ऊपर स्टेट जो है इज अनेबल टू टेक डिसीजन, अनेबल टू मेक लॉज, इट्स नॉट गेटिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, तो वो पार्लियामेंट को बोलता है कि आप इसके ऊपर हमको लॉ बना के दीजिए. ऑर्डिनेंस, विधायक जिसको बोलते हैं इन हिंदी, ये भी ऑर्डिनेंस मतलब वही होता है, कोई ऐसा विधेयक पास करना, जो कि विधेयक का क्या मतलब होता है, उसका मतलब भी लॉ ही होता है. तो ऐसा लॉ कि तो लॉज इन द सेंस कि उसको ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर जिसको भी इसको पास होना ज़रूरी है ताकि ये लागू हो सके. मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑर्डर निकालना ज़रूरी है, ताकि इस ऑर्डर से, ऐसे तो कोई रूल लागू नहीं हो सकता ना, ऐसे तो कोई ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, तो उस रूल को, उस ऑर्डर को लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाता है. तो द प्रेसिडेंट में promulgate an ordinance at a time when the parliament is not in session. तो प्रेसिडेंट भी एक ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, ओके बोल सकता है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में है तो दोनों हाउसेस से इसको अप्रूवल मिलना चाहिए. Ordinances cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament unless they are approved by the houses. अगर अप्रूव नहीं हुआ तो 6 वीक्स के बाद वो एक्सपायर हो जाता है वो ऑर्डिनेंस. कैसे भाग जाता है ये. अब है कैपिटल ओवर नेशनल फाइनेंस, सॉरी, कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस. तो इसमें क्या है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें बोल रहा है कि जो भी मनी बिल होता है, कहाँ पर कितना मनी का बिल होगा, ये पार्लियामेंट ही पास कर सकता है, मैंने लोकसभा ही पास कर सकता है. इसमें राज्यसभा, और उसके बाद राज्यसभा में बिल भेज देता है रिकमेंडेशंस के लिए कि हाँ आपको पसंद है कि नहीं. लेकिन राज्यसभा पसंद करे चाहे नहीं करे,
एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया जाता है वहाँ मनी बिल, पसंद करे चाहे नहीं करे राज्यसभा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। द फाइनल डिसीजंस अबाउट मनी मैटर स्पेशली इज टेकन बाय लोकसभा ओनली। तो लोकसभा का उसमें पूरा पावर होता है। तो एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल पावर्स, मैंने फाइनेंशियल पावर पूरा लोकसभा के पास होता है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होता। अब बजट क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, किस चीज़ में कितना खर्चा होगा। फाइनेंशियल एक ईयर का बजट हर साल गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ से नंबर 1 तुम पढ़ लेना अच्छे से, उसका जिस्ट यही है कि किस चीज़ पे कितना खर्चा होगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, डिफेंस में कितना खर्चा होगा, एजुकेशन में कितना खर्चा होगा, इस सारा चीज़ का बजट हर साल एक बार जो है लोकसभा बनाती है। अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो इफ़ द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द करेंट फाइनेंशियल इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, द गवर्नमेंट में टेक अ फ्रेश डिमांड नोन एज सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब पता चला कि बजट बनाने के बाद उसको ऐसा पता चला कि अरे नहीं, कोई चीज़ में मान लो डिफेंस के सेक्टर में ऐसा पता चला कि अरे 10,000 करोड़ का हम बजट बनाए थे, लेकिन यहाँ तो पता चला कि 5,000 कम पड़ रहा है और 5,000 करोड़ का बजट यहाँ पे और चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट फिर से ले सकता है, मतलब फिर से फ्रेश डिमांड क्रिएट करके 5,000 का और उसमें बजट उसमें डाल सकता है, उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं। अब वोट ऑन अकाउंट में क्या है कि मान लो कि कोई बजट बना इस साल का, लेकिन वो पास नहीं हुआ है अभी तक। अप्रैल 1 में पास हो जाना है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ। तो जब तक बजट पास नहीं होगा तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनको जहाँ खर्चा करना पड़ता है वो कहाँ से खर्चा करेंगे, जब तक अभी बजट ही पास नहीं हुआ। तो बजट पास होने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी 3 और अप्रैल हो गया, 15 अप्रैल हो गया, 17 अप्रैल हो गया, तो तब तक वो लोग कहाँ से खर्चा करेगा। तो वो लोग क्या करता है, एक तो वोट ऑन अकाउंट बोल के डिवाइस आता है जहाँ से ऑथराइजेस एग्जीक्यूटिव, मैंने जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनको अलग अलग जगह में खर्चा करना पड़ता है, तो वहाँ से वो लोग फंड निकाल के खर्च कर सकते हैं। अच्छा, एमपीज, मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स का कितना सैलरी होगा, क्या अलावेंसेज में बता चुकी हूँ कितना अलावेंसेज होगा, सब कुछ पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पेज में देखो फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट का एक पिक्चर दिया हुआ है, क्या क्या उसका लेजिस्लेटिव माने लॉ मेकिंग फंक्शंस क्या क्या है, और नॉन लेजिस्लेटिव माने जिसमें लॉ बनाने का जरूरत नहीं है लेकिन उसमें भी फंक्शन है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग, देखो लेजिस्लेटिव में लॉ मेकिंग है, पासिंग मनी बिल्स, बजट, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कहीं गलती है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करना, वो भी लेजिस्लेटिव, वो भी एक तरह का तो रूल ही बनाना है ना, तो उसको लेजिस्लेटिव में कहा गया है। और नॉन लेजिस्लेटिव के अंडर में आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, मैंने जितना भी उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैंने जो उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना। जुडिशियल फंक्शन, मैंने क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन लेना। और इलेक्टिव फंक्शंस, और इलेक्शन का जितना भी काम वाम होता है सब नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसका। अच्छा, इस पर आ जाओ, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, इसके ऊपर इसको सारा को मतलब एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के ऊपर जो है लोकसभा का, पार्लियामेंट का पूरा मैंने कंट्रोल होता है। कैसे होता है चलो देख लेते हैं इसको। तो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव को वो कैसे कंट्रोल करता है ना, तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, whether they are working for the goodness of the people or not, whether they are taking care of the requirements of the people or not। तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लोगों की ठीक तरह से केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको पाया जाता है कि नहीं वो काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है उनको कॉन्फिडेंस का अपना प्रूफ देना पड़ता है लोकसभा के अंदर। और काम अगर मिनिस्टर सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनको हटा सकते हैं। उनको वही बहुत सारा तरीका है कैसे हटा सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं हटा सकते ना। अब जैसे कोई मान लो ऐसा पता चला कि कोई मिनिस्टर है, सो ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। लोग उसके जो जहाँ का वो मिनिस्टर है, जिस एरिया का वो मिनिस्टर है
there the people are not happy with him, that the people are not satisfied because their requirements are not being fulfilled. तो जब ऐसा पता चलता है तो उस मिनिस्टर को लोग क्वेश्चन करता है, बहुत सारा तरीका है उसको हटाने का, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, लोग उसको क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन आवर कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फर्स्ट आवर मतलब फर्स्ट आवर बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस का पहला आवर में उसको पूरा तरह से क्वेश्चन किया जाता है कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसको पूरी तरह से पूछा जाता है ताकि इनजस्टिस ख़त्म हो सके। उसको मैंने समझ लो कि उसको दबोचा जाता है कि तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो। सेकंड तरीका है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला एडजर्नमेंट मोशन, इसमें क्या होता है कि कोई एक मोशन लाया जाता है, मतलब इसको कैसे बोलूँ, हम समझ लो कि एक ऑब्जेक्शन है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, उसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन लाया जाता है, चिट्ठी लाई जाती है कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। और एडजर्नमेंट मोशन आगे भी है, उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट में या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट में इसको लाया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन को, और ये पूरे गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को पे सवाल उठाती है कि आप सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लाया जाता है, इसको अपोजिशन लाता है कि किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट में या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में ये इसको अपोजिशन ला सकता है कि आपने यहाँ पर गलत किया। तो एडजर्नमेंट मोशन आता है कि किलिंग ऑफ अ सीनियर IPS ऑफिसर, 2-3 केसेस में एडजर्नमेंट ऑफ मोशन आता है। अगर कोई IPS ऑफिसर का मर्डर होता है उस केस में इसको लाया जा सकता है, या फिर कभी कभी सुनना कि अनलाइसेंस्ड शराब पीकर बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी एडजर्नमेंट ऑफ मोशन को लाया जाता है। ओह कैसे भाग जा रहा है बार-बार। देखो डेथ ऑफ सेवरल पर्सन्स, जब गलत शराब पीकर बहुत लोगों की मौत हो जाती है तो उसके लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अगेंस्ट में एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। या फिर कहीं किसी IPS ऑफिसर को मैंने मर्डर हो जाता है वॉरशिप की जगह में, अगर वो मंदिर गया हो, बहुत छोटा छोटा लॉज है, बहुत माइन्यूट लॉज है जिसको मैंने पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो उस वर्शिप के प्लेस में अगर किसी उसको IPS ऑफिसर को मार दिया जाता है तो उसके लिए उस जगह का जो मिनिस्टर होता है वो अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसके अगेंस्ट में एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। अच्छा, सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी अपोजिशन लाता है मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, और उसके अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में ये सेंसर मोशन लाया जाता है। अगर सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एकदम बहुत ही गलत काम किया हो, उनका कोई चीज़ में एकदम बहुत ही गलत उल्लेख किया है, तो सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में सेंसर मोशन होता है। तो क्या, तो उससे पूरा सरकार को ही रिजाइन देना पड़ता है उस केस में, पूरी सरकार को ही रेजिग्नेशन देना पड़ता है क्योंकि बहुत ही गलत काम हुआ है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकता है कि आपके अगेंस्ट में अब हम लोग को कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपना रिज़ाइन दे दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ मोशंस होते हैं। मैंने मोशंस मतलब वही कि उसके अगेंस्ट में कोई चिट्ठी करना, ये नहीं आपके अगेंस्ट, अब आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, अब आप अपना पद को छोड़ दीजिए। चौथा है मॉनेटरी कंट्रोल। तो व्हेन द बजट इज अंडर कंसिडरेशन कट मोशन में बी मूव्ड। अब एक ऐसा मोशन जो कि अगर बजट अंडर कंसिडरेशन है तो एक कट मोशन में बी मूव्ड। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कट मोशंस। पार्लियामेंट कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इंश्योर्स दैट पब्लिक money is spent in accordance with Parliament's decision. It examines reports of the Comptrollers and Auditor General of India. तो इस रिपोर्ट को जो बजट बनता है उसको एग्जामिन करती है ये कट मोशन। कट मोशन माने कहीं पर बजट को कट किया जाता है, यहाँ पर बजट ज़्यादा है इसको कट करो, इसको कट मोशन बोलते हैं।
फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन उसका क्या क्या होता है, मतलब पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो बहुत सारा लॉज पहले से बना हुआ है, जो एट द इंडिपेंडेंस के समय जो बना था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें वो एक बॉडी बैठी थी, लोगों की मेंबर्स की बॉडी बैठी थी, और दे हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ लॉज and they were included in constitution, but from time to time these laws, suppose these laws are not applying to this or that cases, कुछ cases में apply नहीं हो रहा या उसमें कुछ problem है, तो उस केस उस laws में हम amend कर सकते हैं। तो amendment कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये अमेंडमेंट वाला तो इजी है, देख लेना उसको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट बिल जो पार्लियामेंट में पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं होता, पार्लियामेंट में ही, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ में अमेंडमेंट हुआ है तो पार्लियामेंट में ही पास होता है। अब इलेक्टोरल फंक्शन उसका क्या क्या है, तो द पार्लियामेंट परफॉर्म्स सेंट्रल इलेक्टोरल ड्यूटीज ऑल्सो। सेंट्रल इलेक्टोरल ड्यूटीज मैंने इलेक्ट जो मेंबर्स को इलेक्शन करना, इलेक्ट करना, उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है, स्पीकर को इलेक्ट करता है, मैंने हर मैंने कहाँ मेंबर्स को इलेक्ट करता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनको मेंबर्स लोग को इलेक्ट करता है, वो इसका इलेक्टोरल फंक्शन है। अच्छा, इसको जुडिशियल पावर्स क्या क्या है? एक्सरसाइज सेंट्रल पावर ऑफ जुडिशियल नेचर एज वेल। उसका जुडिशियल पावर का जहाँ उसको जज करना है क्या गलत है क्या सही है, तो वो क्या क्या कर सकता है? देखो, प्रेसिडेंट को हटा सकता है। जुडिशियल मतलब जज करना कि जो गलत है उसको हटा देना, या जो गलत है गलत उसको साबित करना, जो सही है सही साबित। तो क्या क्या है? प्रेसिडेंट को वो रिमूव कर सकता है, हाँ, प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है बाय इनिशिएटिंग इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने हाउस में जो पार्लियामेंट का जो हाउसेज है उसमें वो रेजोल्यूशन लाकर उसको प्रेसिडेंट को हटा सकता है। और कोई वोटिंग करवा के 2/3 ऑफ मेजॉरिटी अगर आ गया हाँ में, तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, ना में है तो नहीं हटा सकता। उसके बाद जज, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई लोग हटा सकता है, बाय रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ऑन जॉइंट एड्रेस बाय द हाउस, उसको हटा सकता है लोग। मैंने पार्लियामेंट का ये जुडिशियल पावर है, किसको वो हटा सकता है, किसको रिमूव कर सकता है, किसको छोड़ सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट में पनिश, नंबर 3, उसको पढ़ लेना तुमको तो याद करना ही है, जिस्ट में बता दी हूँ। पार्लियामेंट में पनिश अ पर्सन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ पार्लियामेंट और शोइंग डिसरिस्पेक्ट, तो उसको भी हटा सकता है, पनिश कर सकता है जो पार्लियामेंट के वर्क को मैंने डिस्टर्ब करे, उसको भी हटा सकता है। अदर पावर्स एंड फंक्शंस और अदर जो इन सब के अलावा जो पावर्स है वो इसमें सारा दिया हुआ है, ये तुम देख लेना अपने से। इधर हो गया, ये वाला पेज पे आते हैं। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने जितने भी एमपीज होते हैं पार्लियामेंट के, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस होता है? प्रिविलेजेस मतलब उनको क्या क्या अधिकार होता है उनके पास, जो अधिकार, स्पेशल अधिकार तो सबके पास नहीं होता है। तो क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने वो अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अपनी बात को रख सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, अगर मान लो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और ड्यूरिंग द 40 days बिफोर द and after such session the immunity is confined to arrest only in civil cases. When a member is arrested or detained, the concerned authority should immediately inform the speaker or chairman। मैंने उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता अगर कोई गलत काम किया है, तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 40 days बिफोर एंड आफ्टर सच सेशन उसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सब है, देख लेना।
और क्या है, पावर्स टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द हाउसेस, मैंने और हाउसेस के अफेयर्स को वो रेगुलेट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ये भी उसका प्रिविलेजेस है। अरेस्ट ऑफ एन MP। इन May 1704 लोकसभा मेंबर गदाधर शाह was arrested. The police sent a telegram from the West Bengal to the speaker informing him the arrest of the said MP. तो पुलिस क्या किया, लोकसभा का जो मिनिस्टर था, मैंने सॉरी लोकसभा का जो स्पीकर था उसको इन्फॉर्म किया कि ये जो गदाधर शाह है इसको हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। ये अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद उसको स्पीकर को बताया। द स्पीकर एंड परमिशन इज नेसेसरी, स्पीकर्स का परमिशन नेसेसरी था इफ एन MP इज अरेस्टेड विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द हाउस, मैंने हाउस के अंदर से, मैंने हाउस चल रहा है अभी, हाउस के अगर बहुत ज़रूरी है उसको अरेस्ट करना तो स्पीकर का पहले परमिशन का जरूरत है। अगर स्पीकर बोल देगा नहीं अभी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते तो अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस। पावर्स एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ लोकसभा एंड वाई द लोकसभा इज कंसिडर्ड मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा। तो इतना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये इतना ज़्यादा लंबा है कि ये इसमें भी अभी फिनिश नहीं होगा, ये वाला पार्ट में भी फिनिश नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से तो देख लेते हैं पहले, अभी भी बहुत है, चलो ठीक है इसको करते हैं। तो जो लोकसभा होता है वो राज्यसभा से ज़्यादा क्यों पावरफुल होता है? क्यों पावरफुल होता है भाई? फाइनेंशियल मैटर्स में वो ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि फाइनेंशियल का सारा डिसीजन वही ले सकता है, लोकसभा नहीं ले सकता है। लोकसभा ले सकता है, राज्यसभा नहीं ले सकता है। हाँ, और वो कोई भी रिकमेंडेशंस को राज्यसभा से ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसको समझ में आया तो उसका रिकमेंडेशंस को, मैंने राज्यसभा का रिकमेंडेशंस को फॉलो कर सकता है, अदरवाइज नो। और सारा मैंने वेरियस जो पावर्स होता है वो लोकसभा के पास होता है। क्या क्या होता है और थोड़ा तुम देख लेना। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स मिनिस्टर्स, तो फाइनेंशियल मैटर का नंबर 1 हुआ, क्या क्या है नहीं है। अब नंबर 2 में है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स। अभी जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। राज्यसभा का जो मेंबर्स होता है उनका उतना नहीं होता है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। इसी वजह से लोकसभा जो है सुपीरियर होती है राज्यसभा की। तो क्या है पहला, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू मेक एंड थ्रो आउट गवर्नमेंट्स। लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि गवर्नमेंट को बनाना और थ्रो आउट कर देना, मतलब अगर काम नहीं की तो उसको हटा देना। मिनिस्टर्स कंटिन्यू इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय कॉन्फिडेंस, मैंने और वो लोग मिनिस्टर्स ऑफिस में तभी तक रह सकते हैं जब तक वो लोग कॉन्फिडेंस एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन बताया ना, तो जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक वो सब मिनिस्टर रह सकते हैं। अगर उन मिनिस्टर के अगेंस्ट में ऐसा लगा कि नेवी मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और उस मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। तो वो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सेकंड नंबर है जो बताई हूँ अभी तुरंत जस्ट नहीं बताई। नंबर 3 एडजमेंट मोशन भी बता चुकी हूँ पहले कि एडजमेंट मोशन ला के भी हटाया जा सकता है किसी भी मिनिस्टर को, ठीक है। और ये लोकसभा के अंदर ही होता है बिकॉज इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तभी जाके एडजमेंट मोशन लाया जाता है जो पहले भी हम लोग पढ़े, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन भी पढ़े हैं, किस किस केसेस में सेंसर मोशन लाया जाता है, ठीक है। इसको भी नहीं बताऊंगी क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले में, थोड़ा रीड कर लेना समझ में आ जाएगा। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। अब नंबर 3 जो है क्यों सुपीरियर है बोलते हैं, मैंने लोकसभा राज्यसभा से क्यों सुपीरियर है उसका 3 नंबर का पॉइंट है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो
ये जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि अगर मान लो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट, देन बोथ द हाउसेज सिट एंड दे होल्ड अ मीटिंग टुगेदर। माने राज्यसभा के मेंबर्स भी बैठते हैं और लोकसभा के मेंबर्स भी बैठते हैं, एंड दे होल्ड अ मीटिंग एंड दे हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग द मैटर कि क्या है नहीं है। लेकिन वी नो कि द मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो है आर ग्रेटर देन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो ऑब्वियसली कुछ भी एग्रीमेंट होगा या कुछ भी अगर वोट करके उस मैटर को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वोटिंग ही होता है वहाँ पे। अगर कोई मैटर सॉल्व नहीं होता तो उसके ऊपर वोटिंग कर दिया जाता है। तो 2/3 ऑफ मेजोरिटी अगर इफ गोज अगेंस्ट इट देन नो, 2/3 ऑफ मेजोरिटी गोज फॉर इट तो फिर येस हो जाता है। तो वोटिंग ही लोग करवाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो है आर ग्रेटर देन द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो किसका बात ज़्यादा रखाएगा? ज़्यादा लोकसभा का मेंबर्स का ही ना बात को सुना जाएगा, उन्हीं का विल को देखा जाएगा, उन्हीं का इच्छा को देखा जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो और जो इस मीटिंग को जो प्रिसाइडेड ओवर, दिस मीटिंग इज ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो ऑल दिस फैक्ट्स प्रूव दैट लोकसभा इज सुपीरियर देन राज्यसभा। तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से चालू करेंगे पावर्स एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ राज्यसभा।